हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमें अभी दो टर्म पढ़नी है। दो टर्म है, एक है रिसर्च डिज़ाइन और एक है रिसर्च प्रपोजल। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली आप दोनों ये शब्द सुनते होंगे, अनुसंधान डिज़ाइन और रिसर्च प्रपोजल, यानी कि अनुसंधान का प्रस्ताव। ये दो शब्द हैं। बेसिकली अगर इसमें रिसर्च डिज़ाइन की बात करें ना, ओनली अगर मैं रिसर्च डिज़ाइन की बात करूं, तो इसमें बेसिकली मेथोडोलॉजी के बारे में बात की जाती है कि जो हमने डाटा कलेक्शन करने हैं वो किस तरह के डाटा हमें चाहिए। दूसरा, हमें डाटा कलेक्शन जो करना है वो कैसे करेंगे। तीसरा, डाटा को एनालिसिस कैसे करेंगे। ये सारी जो बात होती है वो बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन में, यानी कि अनुसंधान डिज़ाइन में होती है। जबकि रिसर्च प्रपोजल में बेसिकली क्या होता है, नाम से ही समझ रहे होगे कि इसमें एक प्रस्ताव है, प्रपोजल है। रिसर्च प्रपोजल में बेसिकली हम फंडिंग का या हमें कोई भी प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए हमें कितनी फंडिंग की ज़रूरत है, कितना हमारा बजट है, क्या हमें चाहिए, कितना मैन पावर चाहिए, बेसिकली ये इस प्रपोजल में हम शामिल करते हैं। कह सकते हैं कि रिसर्च प्रपोजल एक काफ़ी ब्रॉड टर्म हो गया। अगर हम एक क्वेश्चन से मैं आपको दिखाऊंगा भी कि जो रिसर्च डिज़ाइन है वो बेसिकली इसके अंदर आ जाता है रिसर्च प्रपोजल में। और बेसिकली रिसर्च प्रपोजल जो हम लिखते हैं, इसका मेन जो एम होता है रिसर्च प्रपोजल लिखने का, या मुख्य मकसद होता है, एक तो आउटलाइन तो हो ही गया, साथ में इसमें फंडिंग यानी कि कोई वित्त की बात की जाती है कि ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए मुझे इतने फंडिंग की ज़रूरत है। तो बेसिक डिफरेंस ये आप मान सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन जो आया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जैसे रिसर्च डिज़ाइन के बारे में लिखा हुआ है ना, अब ये आप बात समझ गए होंगे कि जहाँ पे मेथोडोलॉजी की बात आएगी, डाटा कलेक्शन, कैसे डाटा का आपका चाहिए, कैसे डाटा का आप एनालिसिस करोगे, ये सब रिसर्च डिज़ाइन में आएगा। तो रिसर्च डिज़ाइन इज ए लेआउट एंड ए ब्लू प्रिंट ऑफ साइंटिफिक स्टडी, यानी कि अनुसंधान डिज़ाइन एक वैज्ञानिक अध्ययन का लेआउट या एक हम कह सकते हैं ब्लू प्रिंट, मतलब एक खाका है, ठीक है। इट इन्वॉल्व सेवरल रिसर्च मेथड्स, टूल्स एंड मेथड्स फॉर रनिंग द रिसर्च। ये मेथड्स की बात कर रहे हैं ना। इट हेल्प्स इन प्लेसिंग एंड हैंडलिंग द प्रॉब्लम विच में अराइज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस। यह अनुसंधान और विश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होने वाली जो समस्या है उसको सामने रखने और उसको निपटाने में मदद करता है, ठीक है। रिसर्च डिजाइन इज द ओवरऑल प्लान फॉर कैरिंग आउट ए रिसर्च स्टडी, यानी कि हम कह सकते हैं अनुसंधान डिजाइन एक शोध अध्ययन को अंजाम देने की एक समग्र योजना है। एक गुड रिसर्च डिजाइन इज इम्पोर्टेंट। एक जो अच्छी रिसर्च डिजाइन होती है वो क्यों महत्वपूर्ण है? कह रहा है कि गुड रिसर्च डिजाइन इज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर द रिसर्च वैलिड एंड रिलायबल रिजल्ट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहा है कि जो रिसर्च डिजाइन है वो क्या सुनिश्चित करता है, ये आपकी जो शोध है, रिसर्च है, वो वैध है और आपकी जो शोध के रिजल्ट आए वो विश्वसनीय आए, ऐसा काम करता है रिसर्च डिजाइन। क्योंकि जब डिज़ाइन तैयार होगा, जैसे हम घर बनाते हैं तो एक डिज़ाइन तैयार करते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो हमें मदद मिलती है कि हम उस काम को प्रॉपरली कर पाएँ और जो हमारे रिजल्ट आए वो वैलिड आए या हम विश्वसनीय रूप से आए। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। आगे इस बात को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे रिसर्च डिज़ाइन, आपसे कोई पूछे कि रिसर्च डिज़ाइन में किस किस चीज़ के या किन किन क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलते हैं, यानी कि आपने एक शोध डिज़ाइन है आपके पास, तो आपको कौन कौन वो पढ़ने से कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे या क्या चीज़ें उसमें होंगी। तो ये लिखा है ना, व्हाट डाटा डू यू नीड। आपको किस तरह के डेटा की या किस तरह के आंकड़ों की आवश्यकता है। जहाँ पे डाटा शब्द का जिक्र हो रहा है बेसिकली वहाँ पे रिसर्च डिजाइन है कि व्हाट डाटा डू यू नीड, आपको किस आंकड़ों की आवश्यकता है अपनी शोध के लिए। हाउ वी विल कलेक्ट डाटा, यानी कि हम इस डाटा को कैसे एकत्र यानी कि इकट्ठे करेंगे। हाउ वी विल एनालाइज डाटा, और जो हमने डाटा इकट्ठा किया है उसको हम कैसे विश्लेषण करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे। ये सब क्वेश्चंस के आंसर हमें कहाँ मिल जाएंगे, जब हम रिसर्च डिजाइन को पढ़ते हैं, रिसर्च डिजाइन को हम बेसिकली तैयार करते हैं। तो इन चीज़ों को शामिल करते हैं मेथोडोलॉजी की, कौन से डाटा की हमें ज़रूरत है, डाटा को कैसे हम कलेक्ट करेंगे और इन डाटा को कलेक्शन के बाद एनालिसिस क्या होगा, ठीक है ना। और एक अच्छी रिसर्च डिजाइन है वो किस में हेल्प करेगी। अगर आपकी एक रिसर्च डिजाइन जो आपने बनाया है वो आपकी किस किस चीज़ में हेल्प करेगा, किस किस चीज़ में सहायता करेगा। गेट द राइट इन्फॉर्मेशन, अगर आप अच्छी रिसर्च डिजाइन बनाओगे तो उससे आपको सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें क्या करने वाले हैं, ठीक है। आंसर रिसर्च क्वेश्चंस करेक्टली,
और जो शोध पर्सन है उसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा कि अच्छा अच्छा ये क्वेश्चन से है, ये एनालाइज करने जा रहे हैं, प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट, और ये कहीं ना कहीं आपको सटीक परिणाम उत्पन्न करने में भी सहायता करेगा। तो ये वो चीज़ है जिसमें आप अगर रिसर्च डिज़ाइन आपका ठीक है तो इन चीज़ों में आपको हेल्प मिलेगी, सहायता मिल जाएगी। तो रिसर्च डिज़ाइन के बारे में आप समझे कि बेसिकली इसमें हम मेथोडोलॉजी की बात, जहाँ पे डाटा, कौन से डाटा की आपको ज़रूरत है, कैसे डाटा को हम कलेक्ट करेंगे, किस तरह से डाटा का हम एनालिसिस करेंगे, ये सब किस में होता है, ये रिसर्च डिज़ाइन में होता है। तो ये बात आपको समझ में आई। चलो, रिसर्च डिज़ाइन हमने देख लिया, और रिसर्च प्रपोजल पढ़ने से पहले एक आपको मैं बताता हूँ, पायलट स्टडी का नाम सुना है आपने? क्या होता है पायलट स्टडी? पायलट अध्ययन किसको बोलते हैं? पायलट स्टडी एक तरह से जब हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसकी हम फिजिबिलिटी चेक करते हैं। इसको फिजिबिलिटी स्टडी भी बोल देते हैं। फिजिबिलिटी मतलब आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम एकदम से उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट नहीं करके उसके एक भाग को करके देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं, क्या ये प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं कि नहीं, यानी कि एक बार उसके भाग को करके देखते हैं। तो यही है कंसीडर रनिंग ए स्मॉल टेस्ट ऑफ आवर रिसर्च डिज़ाइन, है ना, बिफोर द फुल स्टडी, यानी कि पूर्ण अध्ययन से पहले हमारे शोध डिजाइन का एक छोटा परीक्षण चलाने पर हम विचार करते हैं। यानी कि एक स्मॉल टेस्ट करते हैं, जो भी हमारा पूरा स्टडी करना है पूरे प्रोजेक्ट का, उसको एक साथ स्टार्ट नहीं करके हम उसको कुछ भाग को करके देखते हैं कि ये ठीक है क्या, फिजिबल है क्या, इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, इससे हमें पता लगता है। जैसे गवर्नमेंट चलाती है ना पायलट प्रोग्राम्स, वो इसीलिए दिस कैन हेल्प यू रिफाइन द मेथड्स एंड आइडेंटिफाई इश्यूज। तो यही कह रहा है कि हम पायलट स्टडी इससे क्यों करते हैं, क्योंकि इससे हमें जो हमारे तरीके हैं उनको रिफाइन करने में, यानी कि उनको परिष्कृत करने में मदद मिलेगी, और क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं उसको पहचानने में हमें मदद मिलेगी। क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट एक साथ स्टडी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत कॉस्ट लग जाएगी। पहले उसके पायलट प्रोग्राम को, यानी कि उसको छोटे भाग में करके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है, समझ गए इस बात को? चलो, बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूंगा रिसर्च प्रपोजल के बारे में। और रिसर्च प्रपोजल के बारे में हमने बात की थी कि बेसिकली इसका जो मेन पर्पज होता है रिसर्च प्रपोजल लिखने का, उसको कि वो फंडिंग, जो हमारी रिसर्च है, शोध है, उसमें हमें कितनी फंडिंग चाहिए, उसके लिए बेसिकली इसको तैयार किया जाता है। तो ये लिखा हुआ है रिसर्च प्रपोजल में, इट इज़ लाइक एन आउटलाइन ऑफ द एंटायर रिसर्च प्रोसेस दैट गिव्स द रीडर ए समरी ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्कस्ड इन द प्रोजेक्ट। यह संपूर्ण शोध प्रक्रिया की रूपरेखा की तरह है, जो पाठक को परियोजना में चर्चा की गई जानकारी का एक सारांश देता है, और आमतौर पर ये 5-7 पृष्ठों का या पेजेस का होता है। रिसर्च प्रपोजल्स आर रिटन फॉर वेरियस रीजन लाइक बजट रिक्वेस्ट फॉर द रिसर्च, सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर रिसर्च। ये कह रहा है ना कि इसका हम सामान्यतः बजट की आवश्यकताओं या बजट का अनुरोध करने के लिए इसको लिखते हैं। और ये मैंने नोट भी लगा दिया है कि द मेन पर्पज ऑफ दिस प्रपोजल इज टू गेट फंडिंग ऑफ आवर रिसर्च, कि हमारी जो शोध है उसके लिए कितने फंडिंग की जरूरत है, इसको हम अनुरोध करने के लिए बेसिकली हम रिसर्च प्रपोजल को तैयार करते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन आपके ऐसा पूछ लेते हैं कि एक रिसर्च प्रपोजल लिखने का क्या सीक्वेंस होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है, तो इसको करिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रपोजल इन ए लॉजिकल सिक्वेंशियल ऑर्डर। अनुसंधान प्रस्ताव तैयार करने के निम्नलिखित चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि रिसर्च प्रपोजल जो आपको लिखना है उसको कैसे कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले रिसर्च क्या लिखोगे, सबसे पहले आपकी क्या होगी, कोई भी चीज़ की आपको क्या करोगे, प्रॉब्लम क्या है, यही सबसे पहले लिखेंगे। क्योंकि जिस पे हम काम कर रहे हैं, शुरुआत में भी इस प्रॉब्लम पे हम काम कर रहे हैं, तो पहले हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करेंगे, है ना, कि हम इस पे काम कर रहे हैं। उसके बाद हम किसको लिखते हैं, अगर रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं कि हमारी काम से संबंधित पहले और क्या काम हो चुका है, यानी कि साहित्य की समीक्षा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात करेंगे। तो ए के बाद कौन आ गया, सी आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे हाइपोथेसिस बनाएंगे, एक हम परिकल्पना का निर्माण करेंगे, हाइपोथेसिस बना दिया। और हाइपोथेसिस बनाने के बाद हम एक रिसर्च को डिज़ाइन तैयार करते हैं कि ये हमारा रिसर्च डिज़ाइन होगा, ऐसे ऐसे डाटा ज़रूरत है, इस तरह से डाटा का इकट्ठा करेंगे और इस तरह से डाटा का एनालिसिस होगा। और जब ये बात हो जाएगी फिर हम डाटा को क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। पहले तो इसमें तो बताएंगे कि ऐसे करेंगे, तो फाइनली हम डाटा का कलेक्शन करेंगे और आगे आता तो हम डाटा का एनालिसिस होगा, सीधी सी बात है। तो इसका सही सीक्वेंस आ गया ACBED। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से रखना है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, क्योंकि स्पेशली पूछते हैं कि रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखते हैं।
तो याद रखना ACBED, यानी कि सबसे पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य की समीक्षा की बात होगी, फिर हम हाइपोथेसिस का निर्माण करेंगे, रिसर्च डिजाइन होगा और फिर डाटा कलेक्शन होगा। तो रिसर्च प्रपोजल के अंदर एक तरह से आ गया, देखो ये रिसर्च प्रपोजल है ना, कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, तो इसके अंदर देखो एक रिसर्च डिजाइन है बेसिकली। चलो बहुत बढ़िया। तो इतनी बातों को आप ध्यान रखें, अपने चित्त को शांत रखें, आप लोग हमेशा खुश रहें और आराम से पढ़ाई करें। प्लीज़ किसी भी तरह की टेंशन ना लें। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।